अगर आज हिंदुस्तान के अंदर 100 लोग मान लीजिए सिक्योर्ड लोन लेने जाते हैं, जैसे होम लोन हो गया या कार लोन हो गया, तो उसमें से 65 से 70% को ही लोन मिलता है। आपने एक वर्ड बड़ा यूज किया अभी, कॉम्परेटिव स्टडीज, राइट? कंपैरिजन ऑफ स्टडीज। एंड ये क्या चीज है? जो पैसा मैं इसको दे रहा हूँ वो पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वो कुछ चेक करते हैं। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मेरी टीम को बोलता हूँ कि हमें 5 C's चेक करने। अब हमने क्या किया है, मनीवर्स के थ्रू कोशिश की है कि साइकिल को हम रिवर्स कर दें। We are not charging anything from borrower. ये क्या है, जैसे एक इंसान को टाइमली मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए ताकि उसको पता चले कि यार अगर कोई बीमारी है वो टाइमली डायग्नोस हो जाए और उसका टाइमली इलाज हो जाए, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करवाना बहुत जरूरी है। 100 लाख रुपए केवल 0.5 की वजह से उसे ज्यादा देने पड़ते हैं बोरोवर को। आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, ना आपके बिजनेस के अंदर आपको कोई पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज होता है ये चीज कोई सिखाता ही नहीं है। नया लोन सीख कर रहा है वो तो हमारे पास आ ही सकता है, प्लस ऑलरेडी जिसका लोन चल रहा है उसका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो अपने एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर जरूरत से ज्यादा पे कर रहा हो। भाई रेपो, किसकी रेपो? हमारी रेपो, आपकी रेपो, कंपनी की रेपो, किसकी रेपो की बात कर रहे हैं? फुल पर्पस यही है कि इंसान को जागरूक करें, उसके साथ जो गलत हो रहा है उसे पता होना चाहिए और उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं कस्टमर के लिए। दैट इज द एंटायर फोकस। राधे राधे टू ऑल, जय गुरुकुल, वेलकम बैक मैजिकल लेंस। मैं राहुल टीसी वालानी आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंस, बजट एंड थिंग्स, राइट? ये दोनों चीजें कैसे मैनेज होती हैं। आज एक लोन अगर हम लेते हैं और उसका रेपो रेट या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 50% बढ़ जाता है, तो हमारे जीवन में अगर समझो 50 लाख का लोन है तो ये तकरीबन चला जाता है 9 लाख रुपए का डिफरेंस, और इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसा ही कई चीजें मैंने देखी जहां हम फाइनेंशियली गलत डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो हमारे गलत हो पड़े। हमने लोन, होम लोन ले लिया या हमने कोई कार लोन ले लिया, आज उस लोन को रीपे करते ही जा रहे हैं, कितने हिडन चार्ज पे करें हमें कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता होता, बस वो पे कर रहे हैं एज पर हिज एजेंट, एज पर हिज फ्रेंड के एक फ्रेंड ने उसको बस कह दिया और करते रहो, तो ऐसा ही हो रहा है। इस पूरी घटना के अंदर, पूरी चर्चा में, हर चीज पे, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है जो उस व्यक्ति को नहीं पता। इस बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो अभी रिसेंटली मैं जब गया था अपने दोस्त के मित्र के पास, और वहाँ मुझे मिले थे आशीष गोयल जी और रिद्धि गोयल जी। दे आर वेरी गुड इन फाइनेंस कंसल्टेंसी, राइट? तो मैंने उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने मुझे कई चीज़ों के बारे में, मुझे अपने बारे में समझाया कि कई जगहों पर आपको इस समय जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, यू कैन चेंज द थिंग्स, और आपके अंदर इस समय आपको 10 लाख 15 लाख का बेनिफिट हो सकता है। तो वो डिस्कशन करने के बाद मुझे समझ आया कि ये अवेयरनेस की जरूरत है, कि फाइनेंशियल अवेयरनेस की आज पूरी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी है। इसी संदर्भ में मैंने स्पेशली इनवाइट किया है मनीवर्स के डायरेक्टर को, जो हैं आशीष गोयल जी, सीए आशीष गोयल जी। एक्चुअली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ में एक कॉर्पोरेट कंपनी में वर्कआउट भी कर चुके हैं। तो उनका नाम है सीए आशीष गोयल, और उनके साथ आई हैं आज जो सेकंड डायरेक्टर है, जो आईटी कंपनी, मतलब आमोद आईटी कंपनी उनकी खुद की अपनी कंपनी है, जो पूरे टेक को, फाइनेंस को पूरे टेक में कन्वर्ट किया उन्होंने। इनका नाम है रिद्धि गोयल मैम। तो इन दोनों से बात करेंगे हम इस पूरे सेशन में, इस पूरे एपिसोड में, समझेंगे हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट? सर बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सर। राधे राधे। थैंक यू टू कमिंग सर। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आज हम इस फाइनेंस पूरे सेक्टर को, रेपो रेट को, होम लोन को, फाइनेंस रूल्स को, टैक्स रूल्स को समझ सकें कि कैसे हमारे फाइनेंस रूल हमारी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम हमारी कंपैटिबिलिटी, जो आपने बताया कि हमें अपने लोन लेने से पहले अपना कंपैरिजन करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप जो गाइड करना, जैसे आपने मुझे गाइड किया, मैं चाहता हूँ आज हमारी फैमिलीज को आप गाइड करें। तो सबसे पहले वो सब गाइडेंस लेने से पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको पर्सनली थोड़ा बहुत जानता हूँ, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ। तो आप तो कॉर्पोरेट के आदमी थे,
Right, you working with the corporates, right? Or long time you have done with them. So कॉर्पोरेट से मनी वर्स तक का क्या एक मतलब जर्नी आई और अचानक ये इस पूरे स्टार्टअप को ला के और आपने इसको एक नया मोड़ दे दिया, नया डिज़ाइन दे दिया और बहुत अच्छा डिज़ाइन दे दिया और इसको बहुत लोगों की हेल्प होने लगी। ये क्या है? इस पूरे आपकी जर्नी क्या है? पहले तो ये जानेंगे। सबसे पहले तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे सर। अगर मैं सच कहूं तो कॉर्पोरेट से एक स्टार्टअप में मूव होने का डिसीजन बिल्कुल भी आसान नहीं था। नहीं था सर। क्योंकि एक तरफ आपका 15 साल का रिलेशनशिप, आपकी वेल पेइंग जॉब, आपका एक वेल डिफाइंड करियर पाथ और दूसरी तरफ एक पूरी नई दुनिया। डेफिनेटली ये एक इमोशनल डिलेमा था कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल, यू आर गोइंग टू स्टार्ट मतलब सियास में जॉब छोड़ के अब जीरोस में आ रहे हो तो सर। तो बिल्कुल बिल्कुल वो था। और वो कहते हैं ना कि यार जॉब के अंदर ना हमेशा एक सेफ्टी नेट होता है। जैसे सर्कस के अंदर एक सेफ्टी नेट होता है कि आदमी अगर ऊपर रोप पे चल रहा है नीचे गिर भी जाता है तो कोई ना कोई संभाल लेता है। वैसे ही कॉर्पोरेट के अंदर भी एक सेफ्टी नेट होता है कि आपके पास हायरिंग टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, लॉजिस्टिक टीम, लर्निंग डेवलपमेंट टीम, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आते हो तो इसके अंदर आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। आप बन गए तो बन गए और नहीं बने तो गिर भी सकते हो। तो डेफिनेटली एक इमोशनल डिलेमा था। बट व्हाट गिव मी कॉन्फिडेंस वाज कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम करता था। वहां पर मैंने बहुत सारे बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए उनके प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज किया और ऑटोमेट किया। और मुझे लगा कि यार जब मैं उनके लिए कर सकता हूं तो वो सब तो ठीक है, वो तो आपका एक्सपर्टीज थी जो आपने अपने एक्सपर्टीज में डाली। इमोशन डिलेमा क्या था सर? ऐसा क्या आपके साथ इमोशन घट गया कि रात को सोए और सुबह उठे वाला कल कंपनी खोलनी है? बाबा जी की बूटी थोड़ी बता दी महाराज। देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम अगर मैं लेंडिंग डिपार्टमेंट की बात करूं ना तो लेंडिंग हमेशा से मुझे लगता था कि बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और मेरे कुछ मैं आपको बोलूंगा कि कुछ मेरे मित्र भी हैं जो यहाँ पर आए हैं और उनके साथ में लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अगर मैं एक दोस्त की कहानी बताऊं बिना नाम लिए तो 18 लाख रुपए की उसने अनसिक्योर्ड लेंडिंग ली। ठीक है। और उसकी वजह से उसको अपना 60 लाख रुपए का घर बेचना पड़ा ताकि वो उसको पे आउट कर सके। 18 लाख 60 लाख। और जबकि उसको उस वक्त अगर कोई फाइनेंशियली गाइड करता तो वो उसको अनसिक्योर्ड लेंडिंग लेने ही नहीं देता, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि उसको सस्ते ब्याज के ऊपर मिल जाता, या उस वक्त उसको पैसे लेने की जरूरत थी कि भी नहीं थी मार्केट से एक नया छोटा सा क्लाउड किचन चालू करने के लिए। लेकिन ये सब चीजों की अवेयरनेस कोई नहीं देता। यहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज हैं और इसकी वजह से ऐसी चीजें होती है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स होंगे। तो मुझे हमेशा से था कि यार अगर कभी मौका मिलेगा तो लेंडिंग जो स्पेस है उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकेंगे। और फिर मेरा जो ब्रदर है वो ऑलरेडी लेंडिंग स्पेस के अंदर काम करता है। तो अब मेरे पास ये एक चॉइस थी कि या तो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं और जैसा चल रहा है चलने दूं, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उसके लिए हमने पहले इस पूरे लेंडिंग स्पेस को समझा। रिद्धि के साथ में मिलकर हमने समझा कि यार कि टेक्नोलॉजी का क्या पोटेंशियल है, क्या हम इसके अंदर कोई टेक डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को इसके अंदर लेवरेज कर सकते हैं। और जब इन तीनों चीजों को हमने मिलाया तब जाके ये मनीवर्स निकल कर आया। और टू बी फ्रैंक हमारे लिए ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है बल्कि ये एक मिशन है लोगों को बेटर फाइनेंशियल चॉइसेस देने का। दैट्स रियली ग्रेट सर। ये आपके लिए इजी था, ठीक है? बस मैम को जैसे मैं जानता हूँ, शी इज अ मदर, शी इज अ वाइफ, बहू भी है। तो मैम ठीक है, आप एक कंपनी रन कर रहे थे, बट दैट टाइम उस समय तो एक स्पेस होता है कि ठीक है इट्स अ जॉब एंड वर्क, काम कर। आपने अपनी आईटी कंपनी तो बहुत अच्छे से रन हो रही थी, पर मुझे मालूम है, मैं क्योंकि खुद इस इंडस्ट्री में हूँ और खुद के जब स्टार्टअप आदमी ज्वाइन कर चालू करता है तो उसका स्पेस बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। तो आप अपने टाइम को एंटरप्रेन्योर से लेके आपकी जर्नी कैसे रही इस पूरे सेटअप में? सर अगर बैलेंसिंग की बात करें और मल्टीटास्किंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये एक चॉइस नहीं होती, ये एक नेसेसिटी बन जाती है। जब आप एक स्टार्टअप बिल्डअप कर रहे हैं और आपको फैमिली भी मैनेज करनी है, सब चीज़ें बैलेंस आउट करनी है, और एक वन टाइम जॉब नहीं, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत 5 बजे उठ के करती हूँ।
8 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ और अपने सारे टास्क को प्रायोरिटाइज करती हूँ कि पर्सनल टास्क और मेरे ऑफिशियल टास्क जो भी है उनको पूरा लिस्ट डाउन करती हूँ और एक प्रॉपर वर्क शेड्यूल फॉलो करती हूँ और उसकी बेसिस पे सारे वर्क कंप्लीट करती हूँ। एक हम डेलीगेशन और सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। हम जो भी टास्क हमने मनीवर्स की जो भी टीम बिल्डअप की है वो अपना स्मार्ट और सेल्फ डिसीजंस ले सके, ऐसी टीम बिल्डअप की है ताकि डेलीगेशन वर्क अच्छे से स्मूथली हो जाए। और घर पे पूरी फैमिली है और हस्बैंड है, अंकित है, फुल सपोर्ट करते हैं, तो बैलेंसिंग एक अच्छे तरीके से हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो वुमेन होती है वो नेचुरल मल्टीटास्कर है, वो सारे काम अगर उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हो और वो ट्रस्ट बिल्डअप करें अपने ऊपर, तो वो एज अ मदर का रोल भी अच्छे से फुलफिल कर सकती है, एज अ वाइफ और एज एन एंटरप्रेन्योर। दैट्स ट्रू मैम, दैट्स ट्रू। वो वुमन ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड हैं फॉर दिस थिंग्स, राइट। वो जस्ट उनको एक मौका मिलना चाहिए। सो मैम, आपने और सर ने मिलकर एक जो नया स्टार्टअप बनाया, अंकित सर ने, ये पूरा जो मनीवर्स है, जो मनी यूनिवर्स ही बना दिया आपने एक्चुअली, इसको कितना क्या हम इसकी एक्सपेक्टेड करेंगे, हम कहाँ तक क्या क्या चाहते हैं, मतलब कहाँ तक कितने कौन सा ऐसा जो सेगमेंट है जिन लोगों की आप मदद करना चाहते हो? जी, इसके अंदर हम आम आदमी की मदद करना चाह रहे हैं, जो कि सैलरीड आदमी है या अपना खुद का व्यापार करता है या उसने कोई अपनी छोटी कंपनी खोल रखी है, जिसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितने का भी आप ये मान के चलिए कि अगर उसको पैसा लेना है, लेकिन उसके पास में फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे को कहाँ से लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और इस चक्कर के अंदर या तो वो आज ज्यादा पे कर रहा है या फिर हो सकता है उसको लोन ही ना मिल रहा हो। तो हम कह रहे हैं कि भाई हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप हमारे पास आइए, गाइडेंस लीजिए और अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल कीजिए। दैट वुड बी ग्रेट, इट्स क्वाइट अमेजिंग सर। तो आप नए स्टार्टअप्स को भी हेल्प करते हो? बिल्कुल बिल्कुल राइट। आप मतलब जिसको होम लोन लेना है, जिसको पर्सनल लोन लेना है, जिसको बिजनेस लोन लेना है, जिसको कॉर्पोरेट लोन लेना है, वो सारे जिसको 2 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक, 15 करोड़ रुपए तक चाहिए, तो उन सब के लिए बिल्कुल इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा राहुल जी, कि हम खुद कोई लोन नहीं देते, हम खुद लेंडिंग नहीं करते हैं, वी आर ओनली फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। तो हम कोई भी व्यक्ति हमारे पास में आता है तो हम उसकी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बेस पर उसको बताते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द इंडिविजुअल। तो आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म है जो बोरोवर को उसके बेस्ट लोन ऑप्शन के साथ में कनेक्ट करता है और एक लेंडर को उसके बेस्ट बोरोवर के साथ में कनेक्ट करता है। एक लोन लेने वाले को और एक लोन देने वाले को बेस्ट टाइमिंग पे कनेक्ट कराने का काम करती है। करेक्ट, क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर हम बोरोवर के नजरिए से देखें तो मार्केट में इतने सारे लेंडर है कि ये समझना कि मेरे लिए क्या सही है वो बहुत मुश्किल है। सर, मैंने एक्चुअली आपको जिस चीज के लिए इन्वाइट किया ना, दैट इज द मनीवर्स। ठीक है, मनीवर्स सुनने में एक शब्द बहुत ईजी है, ऐसा लगता है कि ये पैसों का भगवान है, पर आम आदमी के लिए पैसा मैनेज करना इज नॉट एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज, गैप ऑफ नॉलेज। एक्चुअली उसको यही नहीं पता कि उसको लोन मिलता है कहाँ से। सही है। ठीक है, होता क्या है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक टाइम ऐसा भी था कि जब मैं खुद एजेंट मुझे बोल देते भाई साहब हम करवा देंगे लोन, वो लोन पता नहीं वो बताते थे आईसीआईसी बैंक से, तो होता था XYZ बैंक से, मतलब किसी भी एक बैंक का नाम लेते थे और होता था थर्ड अलग पार्टी से। सही है जी। ठीक है, बोलते थे कि भाई 0.8 पर, मतलब 8 पॉइंट समथिंग अमाउंट पे होगा, एंड क्लोज करते करते वो 9 पे क्लोज हो रहा है। फिर हमें बताते थे कि 10,000 रुपये तुम्हारा खर्चा आएगा, खर्चा करते करते सर ये इसका खर्चा तो आपको अलग से देना पड़ेगा, ये आपके क्या कहते हैं स्टैंप का खर्चा आ गया, वो लगे सब तो ठीक है, अब जो लोन मुझे दे रहा है उसके लिए स्टैंप भी मैं ही खरीद रहा हूँ। दैट इज अ बिग डील फॉर मी इवन द डे जस्ट आई फर्स्ट टाइम मैंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोन ढूंढ रहा था। तो ये सारी चीजें, इतने सारे गैप्स थे जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो रियल गैप है जो आम आदमी से परेशान होता है। तो एक लेंडर, मतलब एक बोरोवर और एक लेंडर के बीच में, मतलब एक जिसको लोन लेना है और जिसको देना है, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक पूरा कॉर्पोरेट और एक बिल्कुल लेमैन आदमी है, तो इन डिफरेंस को कैसे मैनेज किया जाए फिर आम आदमी के लिए? तो राहुल जी, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर 100 लोग मान लीजिए सिक्योर्ड लोन लेने जाते, जैसे होम लोन हो गया या कार लोन हो गया, तो उसमें से 65 से 70% को ही लोन मिलता है। और दूसरी तरफ जब हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग की बात करते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया,
तो ये रेशो गिर के 35 से 40% हो जाता है। 100 में से सिर्फ 35 लोगों को मिलता है। हाँ, 35 से 40% लोगों को मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जिनको मिलता है उसमें से भी 80% लोग जो उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनको पे करना चाहिए उससे ज्यादा या तो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं या फिर कोई चार्जेस पे कर रहे हैं जो उनको बनता ही नहीं है। और ये सब क्यों होता है? आपने भी शब्द बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी। आज इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो 27 से 30% के बीच में आती है। ठीक है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं वो 27 से 30% के बीच में आता हूं, 70% तो बाकी लोग हैं जिनको नहीं पता, मुझे तो सब कुछ पता है। That's true, sir. है ना? अब अगर इस प्रॉब्लम ऐसा क्यों होता है, इस प्रॉब्लम को अगर हम ड्रिल डाउन करें तो जैसा आपने बोला कि इस पूरे लेंडिंग स्पेस के अंदर 3 पार्टीज होती है। एक हो गया आपका बोरोवर, एक हो गया आपका लेंडर और किसी किसी केस के अंदर एक लोन फैसिलिटेटर जो एजेंट हो गया या जो मर्जी नाम दे दो उस व्यक्ति किसी हर मोस्टली अगर मैं देखता हूँ सर, हाँ। मैं बहुत लेमन आदमी हूँ। मतलब मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर, दोस्त, भाई, बहुत अच्छा बड़ा रिश्ता परिवार है। मतलब इतने लोग रिलेशनशिप में हैं, इतने लोगों से बात करते रहते हैं, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बात होती रहती है। तो होता है क्या, एक लोन लेने वाला जिसको हमारे मंत्रिमंडल में आता है, अब उसको लोन लेना है किसी एक बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से, तो देने वाला। इन दोनों के बीच जब भी हमने बात की है, उनके बीच में एक आदमी जरूर रहा है। ठीक है। हमें तो ऐसा भी कई बार लगता था कि वो बैंक का ही आदमी है या फलाना आदमी, तो बैंक का भी नहीं निकलता। बाद में पता लगा तो इसका तो एजेंसी है, इसका तो काम ही कमीशन का है। यही नहीं समझ आता तो हम करें क्या? तो बेसिकली क्या है सर, अब अगर इसको ड्रिल डाउन करें तो बोरोवर की अपनी समस्या है। बोरोवर की समस्या क्या है? अगर आज किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो वो क्या करेगा? वो अपने किसी दोस्त से पूछेगा, रिश्तेदार से पूछेगा, या जिस बैंक में खाता है उस बैंक में चला जाएगा, या आजकल बहुत सारे फोन्स आते हैं कि लोन ले लो, वो वहां पर बोल देगा। और मजेदार बात ये, हर कोई उसको ये बोलेगा या तो मैं तेरे को लोन दे दूंगा या मैं तेरे को लोन दिला दूंगा, लेकिन कोई उसको ये नहीं बताता है कि यार आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। आज अपन जयपुर में बैठे हैं, आज जयपुर के अंदर 100 लेंडर है। अब आप ज्यादा तो एक बैंक में चले गए या एक एनबीएफसी में चले गए, लेकिन बाकी 99 आपको क्या ऑफर दे रहे हैं ये थोड़ी पता है आपको। नहीं पता। तो इसी चीज का जो नुकसान होता है वो बोरोवर को होता है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल एक्यूमेन ही नहीं है। तो इसी चीज को मनीवर सॉल्व करता है। वो कैसे करता है कि वो सबसे पहले जब भी आप अपनी क्वेरी डालेंगे कि मुझे मान लो होम लोन चाहिए, तो वो आपको सबसे पहले एक कंपैरेटिव स्टडी बना के देगा कि जयपुर में अगर 100 लेंडर है तो 100 में से ये 30 लेंडर है जो आपको लोन नहीं देंगे और किस किस कारण से नहीं देंगे, और ये 70 है ये आपको दे देंगे। इसमें इनका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, प्रोसेसिंग फी क्या रहेगी और अदर चार्जेस क्या रहेंगे। तो डे 1 के और आपको कितना लोन मिलेगा, तो डे 1 के ऊपर आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है। अब आप उस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर जब लोन लगाओगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपके साथ में धोखाधड़ी या फिर मिस सेलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अब दूसरी पार्टी आती है लेंडर। लेंडर के साथ क्या बड़ी प्रॉब्लम है कि आज लेंडर के पास में रोज 100 लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए, लेकिन जो बैंक का या एनबीएफसी का जो डिसबर्समेंट रेट है कि उन 100 में से वो कितनों को लोन देते हैं, वो रेशो 50% से भी कम है। नहीं, इस बात से नहीं समझ पाया। मतलब ये है कि अगर आज उनको 100 लोग अप्लाई करते हैं, एक किसी भी बैंक का, एक्स बैंक का एग्जांपल ले लो, आज के दिन 100 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उनमें से बैंक सबको चेक करता है, ये मेरी पॉलिसी के हिसाब से नहीं है इसको मैं नहीं दूंगा, ये मेरी पॉलिसी के हिसाब से नहीं है इसको नहीं दूंगा, ये मेरी पॉलिसी के हिसाब से इसको दे दूंगा, लेकिन इसने 3 जगह अप्लाई कर रखा था, इसने कहीं और से लोन उठा लिया। तो ऐसे करके जो फाइनल बैंक कितनों को एग्जैक्टली लोन देता है वो रेशो 50% से भी कम है। बैंक के पास अगर 100 फाइल है तो पास करता है 50 लोगों, 40-50 को देता है, बाकियों को देता नहीं है। लेकिन उसको स्टडी तो पूरे 100 केसेस पे करनी पड़ती है, उसमें उसका टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, कॉस्टिंग भी लगती है, और इसकी वजह से आपकी लोन साइकिल लंबी भी हो जाती है। अब मनीवर्स का क्या फंडा है? मनीवर्स कहता है कि भाई हमने तो ये पूरी स्टडी करके कि कौन से बैंक की क्या पॉलिसी है, क्या पैरामीटर्स है, ये तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है, सिस्टम के अंदर है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक हो रही है। तो रूल इंजन से आपको बता रहा है कि यार ये फाइल एक्स बैंक में लग सकती है, तो उसके उस बैंक से डिसबर्समेंट के जो चांसेस हैं वो भी 99% हो जाते हैं। जी। तो हमारा टारगेट ये है कि जब हमारी तरफ से लेंडर के पास में मान लो अगर कोई केस जाए तो उसके अंदर उसकी जो फर्स्ट पास यील्ड है, यानी ये जो डिसबर्समेंट की जो रेट है, ये 40-50% से बढ़ के 80 to 90% हो जाए, जिससे कि एक्चुअली जो लोन की साइकिल है उससे हम श्रिंक कर सके।
दैट इज द रियल मोटिव कि हम कस्टमर के लिए कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, बाय ड्राइविंग ट्रांसपेरेंसी एंड बाय रिड्यूसिंग द साइकिल। ग्रेट। और तीसरा, जब अपन लोन फैसिलिटेटर की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 80% लोग जो ये लोन फैसिलिटेशन का काम करते हैं उन्हें ये लेंडिंग मार्केट के एंड टू एंड समझ ही नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो तो मेरे जैसा आम आदमी भी समझ जाता है। वो समझता क्या है, ले दे के 2 या 3 बैंकों से उसका टाइप होगा, उसको 80 बैंकों से लेना देना क्या, उसको जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, बात ये कि उसके भी बाल बच्चे हैं। ठीक है, अब ये बात मान लो, या ये मान लो कि वो लालची है, वो बात मान लो, या वो मान लो कि उसको जो समझ आ रहा है सिर्फ वही करेगा। तो वो तो एक फिक्स आदमी है जिसको जहां सबसे बेस्ट कमीशन मिल जाए, जहां इजी काम हो जाए, वो इससे काम करेगा। राइट, वो उसको कंपेयर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपने एक वर्ड बड़ा यूज किया अभी, कॉम्परेटिव स्टडी, राइट, कंपैरिजन ऑफ स्टडीज। एंड ये क्या चीज है, पहले तो इसको एक्सप्लेन करो। और मनीवर्स पे हम फिर आते हैं वापस से। और पहले ये स्टडी है क्या, या मनीवर्स के अंदर इसका कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली क्या है कि बैंक हर किसी को तो लोन नहीं देता जी, या एनबीएफसी किसी को भी लोन नहीं देती। वो ये देखते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, जो पैसा मैं इसको दे रहा हूं वो पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वो कुछ चेक करते हैं। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मेरी टीम को बोलता हूं कि हमें 5 C's चेक करने। 5 C फॉर कंपैरिजन, राइट सर। तो पहला C डिनोट करता है कैरेक्टर को, द पर्सन करेक्ट। हाँ, कि जो भी व्यक्ति लोन लेने आया है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, और उसका कैरेक्टर आप कैसे जज करते हो कि यार आज तक उस व्यक्ति ने जितने भी लोन लिए हैं क्या वो टाइमली रीपे किए हैं कि नहीं किए हैं। राइट, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव है तो उसको एक अच्छा बोरोवर माना जाता है, यही अगर कम है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक डाउट क्रिएट होता है। पॉइंट नंबर 3 कि यार बोरोवर की प्रोफाइल क्या है, वो क्या काम करता है। जैसे कुछ प्रोफाइल है जिनको बैंक कॉशियस प्रोफाइल मानता है या नेगेटिव प्रोफाइल मानता है तो उनको लोन नहीं देता। ठीक है। दूसरा C आता है कैपेसिटी, कि यार बंदा जो लोन ले रहा है क्या वो इसे अब रीपे कर पाएगा कि भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई सैलरीड आदमी है तो उसकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी का जो ईएमआई बनेगी वो कितना % बनेगी। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो प्रॉफिट कितना आता है उसका, वो घर कितना लेके जाता है, क्या उसमें से ईएमआई टाइमली दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर आता है कोलेट्रल, मतलब कि जो भी असेट वो गिरवी रखवाएगा वो असेट की वैल्यू क्या है, वो असेट अप्रूव्ड है। जैसे आज अगर अपन घर की बात करते हैं, जेडी अप्रूव्ड है, नगर निगम अप्रूव्ड है, सोसाइटी पट्टा है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इस बेसिस के ऊपर वो बैंक अपना रिस्क डिटरमाइन करता है और वो देखता है कि मुझे लोन देना है कि नहीं देना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आता है कैपिटल, कि आप जितना भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है उसमें बोरोवर अपना पैसा कितना लगा रहा है और कितना मेरे से उधार ले रहा है। जितना ज्यादा बोरोवर अपना पैसा लगाएगा उतना ही बैंक को कॉन्फिडेंस आता है कि यार मतलब ये सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। राइट, दैट्स ट्रू मैन, अपना पैसा लगा हो तो काम ज्यादा जब मैंने। बिल्कुल। और पॉइंट नंबर 5वां C है कंडीशन, कि मान लीजिए कोई बिजनेस के लिए लोन ले रहा है तो मार्केट कंडीशन कैसी है, जिस प्रोडक्ट के अंदर वो अपना बिजनेस बड़ा बनाना चाहते हैं उसकी कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर कोई नया होटल खुलता है तो डेफिनेटली हमें पता है कि यार ये टूरिस्ट प्लेस है, डिमांड ज्यादा रहती है, सारी चीजें हैं, डेफिनेटली गुड। बट अगर कोई कहता है कि यार मेरे को होटल किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहां पर टूरिस्ट प्लेस नहीं है, टूरिस्ट कम आता है, तो डेफिनेटली वहां पर बैंक थोड़ा सा पीछे हट जाएगा कि यार शायद वो फंड करे या ना करे, और करे भी तो शायद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर करे। प्रोजेक्शन ऑफ टाइमिंग पे सब चीज, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5C को, ये जो 5C कंपैटिबल थी, ये टेक में कैसे फिट हुई मैम? रिद्धि मैम, आपको क्या लगता है कैसे फिट किया आपने इसे? इसको टेक में फिट करने के लिए हमने पहले बैंक की पूरी पॉलिसीज को समझा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने डिफरेंट क्रेडिट मैनेजर्स और सीईज को अपने साथ ऑनबोर्ड किया। उन्होंने डिफरेंट बैंक की पॉलिसीज और पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड किया और उन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमने बैकएंड में एक पूरा रूल इंजन डिजाइन किया। जैसे सिबिल स्कोर है तो सिबिल स्कोर 750 प्लस अच्छा होता है, 750 से बिलो कम नहीं होता, तो बैंक कौन सा बैंक इस पे देता है लोन, कौन सा बैंक नहीं देता, ये सारे जो पैरामीटर्स है ये हमने अपने बैकएंड में डिजाइन किए। और जब भी जो कस्टमर है
जो हमारे फ्रंट एंड यूजर है वो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू आता है और वो अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करता है, अपने फाइनेंशियल शेयर करता है, तो उसके बेसिस पे हमारा रूल इंजन जो भी हमारा पैरामीटर्स पॉलिसी जो सिस्टम में डिजाइन है उसको हम इनकॉर्पोरेट करके एनालिसिस करके एक उसको फीडबैक रिजल्ट्स देते हैं। तो वो ऑन द स्पॉट आप पूरी कंपैरिजन कर लेते हो। राइट। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा हो रहा है, राइट? सो इंटरेस्टिंग 5 में से 4 चीज मैं समझ गया, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, राइट? द फिफ्थ इज दैट इज द एक्चुअली कंपैरिजन ऑन फंड प्रोजेक्ट बेस्ड, द मार्केट रिसर्च कंडीशन जो आप बोल रहे हो। Condition तो वो फिर हम मार्केट रिसर्च कैसे करेगा कंप्यूटर, वो कर पाते हैं? वो उसके लिए जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो टीम है जिसको हमने ऑनबोर्ड की है वो टीम उनके साथ 1 to 1 समझती है कि उनका प्रोजेक्ट कहाँ है, मार्केट सर्वे करती है वो भी, और कुछ उन प्रोसेस को समझ के फिर हम सिस्टम में देन गोइंग टू सबमिट दोस्त। सबमिट। तो इसमें दो चीजें हैं, मैं रिद्धि के पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें आज की डेट के अंदर ये तो पता है कि यार कौन से इंडस्ट्री में कितना मार्जिन है, कौन से इंडस्ट्री, कौन सा स्टेट कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, तो वो चीजें हमारे सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है। बट इस चीज को आप 100% ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक लो टच चलता है कि टेक भी देता है और बातचीत से जो सीए है वो अपना एनालिसिस करता है और उसके बाद में कंप्लीट रिपोर्ट निकल कर आती है। एक्चुअली होता भी है, ये कोई भी इंडस्ट्री टोटली कंप्लीट ऑटोमेट नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में कुछ भी ऑटोमेट नहीं हो सकता जब तक एंड ऑफ द डे ऑटोमेट भी दबाने के लिए बटन तो मैनुअली लगे, नहीं बिल्कुल सही। राइट? तो ये तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैनुअल टेस्ट तो चाहिए। तो जैसे सिविल स्कोर ये सब तो मैं समझ सकता हूँ कि मैम खुद मैं जानता भी हूँ कि उनके साथ मैं टेक में काम भी किया है, तो टेक कैन कंपेयर। वो लास्ट क्वेश्चन मेरा बड़ा डेटा से, मैं सब जगह सारी इंडस्ट्री तो कैसे हमने कंपेयर की होगी, राइट सर? तो ये पूरा प्रोजेक्शन कंप्लीट करके सी हो गया, तो ये सारा कंपैरेटिबल कंपैरिजन करके एक रिपोर्ट रेडी हो गई कि ये करना है। अभी रिपोर्ट का फॉर्मेट होता क्या है, मतलब ये तो रेडी हो गया, अब इसके बाद आप आम आदमी को क्या मिला? ये रिपोर्ट रेडी कर लिया आपने जी, सबसे पहले ही रिपोर्ट रेडी करी। अभी आज की डेट के अंदर क्या है, मैं आपको इस तरीके से मान लेते हैं, इस बात को थोड़ा एक और मान अपग्रेड लेता करते हैं, 50 लाख का लोन चाहिए। हाँ, अब किसी आदमी को 50 लाख लोन चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए दो चीजें होती हैं इसके अंदर। मान लीजिए आज मनीवर्स नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और नहीं है सर, हाँ, हम कहीं और से लोन ले लिया, ये बात एग्जांपल लेते हैं कि यार एक व्यक्ति ने आज की डेट में 50 लाख का लोन लिया, तो वो क्या करता है, मान ली किसी और लोन फैसिलिटेटर से ले लिया उसने, तो क्या होगा, वो लोन फैसिलिटेटर एक जगह फाइल लगाएगा, फाइल लगा के 15 दिन वो वेट करेंगे। 15 दिन बाद दो चीजें होंगी, या तो वो बोलेंगे कि साहब मैंने आपको बोला था 9% पे देंगे लेकिन 10% पे मिलेगा, या 50 लाख बोला था लेकिन आपको 40 लाख मिलेगा, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं चलो एक काम करता हूँ, इसको अब दूसरे बैंक में लगाते हैं, शायद वो आपको दे देगा, फिर तीसरे बैंक में लगाते हैं। इसमें टाइम भी जा रहा है, एफर्ट भी जा रहा है और कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है। जी जा रही है। अब हमने क्या किया है, मनीवर्स के थ्रू कोशिश की है कि साइकिल को हम रिवर्स कर दें। आप मेरे पास आए, मैंने डे वन के ऊपर कहा कि यार मैं आपको कोई बैंक सजेस्ट नहीं करूंगा, आओ आपकी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, और स्टडी करके एक रिपोर्ट निकालते हैं, और वो रिपोर्ट निकल के आई और वो रिपोर्ट मुझे बता रही है कि यार मान लीजिए राहुल जी मेरे पास आए हैं और राहुल जी को जयपुर के अंदर ये 70 बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं जो राहुल जी को पैसा दे देंगे, और ए बैंक है जो 50 लाख में से 50 लाख नहीं देगा, 45 लाख ही देगा, लेकिन 45 लाख लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देगा और इसके फोरक्लोजर चार्जेस अदर चार्जेस जीरो है। दूसरा बैंक है जो 50 के 50 पूरे दे देगा, लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 0.25% ज्यादा रहेगी और उसके कुछ चार्जेस रहेंगे। 0.3 में ये है, 0.4 में ये है। अब आपसे जो इंफॉर्मेशन आपको बाद में पता चलती जब हम अप्लाई करते और फिर आपके लिए एक सरप्राइज पैदा होता, वो मैंने आपके सामने सारी रख दी आज। अब मैं बताऊंगा कि राहुल जी अब आप बताओ क्या आप 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट अर्ली कर सकते हो, क्या आपके पास है? आप बोले साहब कर दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ही बढ़िया है। आप बोले नहीं यार ये तो नहीं कर सकते, क्या आप मुझे 5 लाख का पर्सनल लोन दिला दो? मैं बोलूंगा नहीं, अगर आप पर्सनल लोन लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा महंगा पड़ेगा, इससे बेहतर आप ऑप्शन बी पे जाओ। तो हम पहले से ही वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आप उसको पहले ही 70 तरीके 50-100 तरीके ऑप्शन दे रहे हो। हाँ। कि अब भैया तू चॉइस कर बैंक को, पहले ये था बैंक चूज कर रहा था, अब तू चूज कर सकता है बैंक फिर को। क्या है कि हमारे पास कई कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं साहब मेरे को तो फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक से ही चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक से ही चाहिए। अब हम उसकी प्रोफाइल की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं भाई आपको पब्लिक सेक्टर बैंक देगा ही नहीं, तो वो कई बार कहते हैं कि नहीं मैं तो खुद जाके
एक्स बैंक में वाई बैंक में जाकर कर लूंगा, जी, जी। और वो 15-20 दिन खराब करने के बाद आता है कि हाँ साहब आप सही कह रहे थे, मुझे नहीं मिलेगा, आप बताओ सर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें, ये प्रूवन चीजें हैं। हमारा इंटेंट देखिए, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, वहां पर एक लीन का फंडा होता था हमारा। लीन का फंडा क्या कहता है? लीन का फंडा ये कहता है कि रिड्यूस वेस्ट, इंप्रूव प्रोसेस एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। उसी फंडे को हमने मनीवर्स में लगाने की कोशिश की। ओके, लीन, हाँ जी, लीन प्रिंसिपल्स, सेम प्रिंसिपल यहाँ काम बिल्कुल, कर रहा है। बिल्कुल। राइट, ग्रेट 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 सर, इट्स क्वाइट अमेजिंग। इसको आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि हमने सर आपने कंपैरिजन की बात करी, हमने इजी बात करी, आप एक लेंडर मतलब एक जो जिसको लोन चाहिए, बरोबर है, जो इसको पैसा चाहिए, उसके लिए आपने इतना इजी कर दिया कि आप अपनी प्रोफाइल डालें, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। और कंप्लीटली प्रोफाइल को सिर्फ सबमिट करें, द रिपोर्ट विल बी जनरेट इटसेल्फ। वो उसको मेल पे या आप अपनी टीम से कनेक्ट करके वो रिपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो उस रिपोर्ट लेने के पहले तो चार्ज कितना है? जी अच्छी चीज ये है कि बोरोवर के लिए ये सारी चीजें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बोरोवर मतलब जिसको लोन चाहिए, जिसको लोन चाहिए, वो उसके लिए फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये पूरी जो रिपोर्ट है, कंपैरिजन के 5C की रिपोर्ट बता दी, बोरोवर की हिस्ट्री बता दी, आपने लेंडर की हिस्ट्री बता दी, और ये सारी चीज़ें हमने इस चीज़ को पूरा कंपैरिजन में लिया। तो भाई साहब अगर मैं ये एक ब्रोकर से, मतलब एक एजेंट से, ब्रोकर से बोलूँ एजेंट, या जिसको आपकी भाषा में फैसिलिटेटर बोल रहे हैं, मतलब वो जो भी वो सज्जन पुरुष हैं जिनसे हमें लोन चाहिए होता है, जो बरसों से हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो हमें बताते रहते हैं कि भाई साहब मकान लेना, मैं दिला दूंगा, हाँ, सही है, लोन तो मैं करवा दूंगा भाई साहब। सही है जी। तो वो जो खतरनाक व्यक्ति होता है, मतलब आदमी अच्छा होता है, लोन दिलवाता है बेचारा, पर वो जो खतरनाक व्यक्ति है, उसको ये रिपोर्ट बनाने दूं, मतलब कि मैं उस 10-50 बैंकों से रिपोर्ट बनानी है हाँ। कि मुझे कौन कौन सी बैंक लोन देगी, तो वो रिपोर्ट बनाने कितना टाइम ले लेगा? क्योंकि आपने एज ए फैसिलिटेटर भी काम किया ही है सर। क्योंकि क्या है राहुल जी, एक्चुअली ना हर किसी के पास में इतने सारे बैंक्स और एनबीएफसी का एक्सेस ही नहीं होता। अगर हम किसी एक व्यक्ति को दे देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि वो 50 बैंकों का कंपैरिजन आपको लाकर देगा। वो ज्यादा से ज्यादा 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 1 एनबीएफसी, 2 एनबीएफसी तक तो पहुंच सकता है। जी। और अगर कोई बहुत ही मेहनती आदमी है और उसको हमने बोल दिया, और वो अगर एक एक बैंक जाएगा, हर किसी से बात करेगा और इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी बनाएगा, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए 15-20 दिन, महीने भर का काम भी हो सकता है। ये तो कंपैरेटिव स्टडी आम आदमी के बस की बात है, ये टेक का काम है। तो मैम टेक का- कैसे पता लगेगा, मतलब मुझे रिपोर्ट जनरेट कर कैसे करोगे? मतलब टेक, चलो टेक वालों से बात कर लेते हैं, तो मैम कैसे रिपोर्ट जनरेट होगी हमारी? मनीवर्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपने डाउनलोड कर ली, आपने लॉगिन किया, उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कुछ फ्यू क्वेश्चंस आएंगे, आप वो क्वेश्चंस फिल आउट करिए। फिल आउट करने के बाद एक बैंक की लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है तो आप वो सेलेक्ट करिए, नहीं तो बुक फ्री कंसल्टेंसी ऑप्शन है, उसको उस पे जाइए, उस पे सेलेक्ट करिए और बैकएंड में हमारे पास क्वेरी रजिस्टर्ड हो जाएगी। सेम एज इट इज वी कैन एक्सेस योर वेबसाइट मैम? सेम प्रोसेस है, आप वेबसाइट पे भी हमें ऐसे सेम रजिस्टर कर सकते हैं। moneyverse.com and either moneyverse.com moneyverse.com and moneyverse app के Moneyverse अंदर, that's Right. available in the Play Store and Play App Store. So मैम हम लोग वेबसाइट्स पे, और जैसे आपने बताया प्ले स्टोर की जो ऐप है, एंड्रॉइड की जो ऐप है, उस पर हम प्रॉपरली इसको रीच आउट रीच आउट कर सकते हैं, आप मनीवर्स तक पहुंच सकते लेट्स से कि अगर मुझे होम लोन चाहिए, राइट, आई चूज होम लोन, हैं। then you ask me the PAN card and few details are there, right? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने हाँ। जो डिटेल्स आ रही है, that we have to put out details, जैसे कि आपने हमें स्क्रीन पे पूरा समझाया कि ऐप को कैसे यूज करना है। सो वो डिटेल समझ के बुक फ्री कंसल्टेंसी या बैंक अगर मैं चूज करता हूँ, मान लेता हूँ कि मैंने इसमें चूज कर लिया आईसीआईसी बैंक, या मैंने एचडीएफसी बैंक, या मैंने XYZ व्हाटएवर बैंक जो मैंने चूज किया, तो वो जो चूज करूँ तब भी कंसल्ट तो आप ही से करना है मुझे। Right. हाँ, तो रिपोर्ट वो जनरेट करके क्या मेल पे आएगी, या पहले आप हमसे डिस्कस करो देन इट विल बी डन? पहले हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, कुछ और फ्यू क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपसे लेंगे, उसके बेसिस पे हम एक कंपैरेटिव स्टडी जनरेट करेंगे और वो आप कंपैरेटिव स्टडी आपके मेल पर आएगी। अभी ये कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीटली फ्री है। दैट्स कंप्लीटली फ्री, राइट? वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम बोरोवर। राइट। आप जिसको लोन लेना उससे 1 रुपया चार्ज, 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे, उसके लिए सब कुछ फ्री है 2025 के लिए। मैम जो जिसको लोन आप दे रहे हो, जो बोरोवर आप बोल रहे हो, जिसको लोन चाहिए,
जो उसके लिए आप स्टडी तो फ्री किया कि अब उसको लोन दिलवा रहे हो तो वो भी मतलब उसके उसके लिए भी कोई चार्जेस लोगे? नहीं, हम उसके भी कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कंसल्टेंसी भी एकदम फ्री है और कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। लोन डिसबर्समेंट कर रही है तो जो बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कि फाइल अप्रोचिंग चार्ज होता है या जो भी जो बैंक के नॉमिनल चार्जेस होंगे वो रहेंगे, जो बैंक तो बैंक को डायरेक्ट पे करने, आपको कुछ नहीं पे, हमें कुछ पे नहीं करना, राइट? बिल्कुल तो यू आर कंप्लीटली गिविंग completely free. Moneyverse is giving completely free services to borrower. दैट्स रियली वंडरफुल। तो 2025 में जितने भी लोग आपसे अप्रोच करेंगे यू विल गेट, राइट? Right. मैम, मैं एक पर्सन को आपने कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो, तो अगर ये मान लेते हैं कि आपके आ गया, सारी चीजें आपको सबमिट करा दी, तो रिपोर्ट कितनी देर में दे दोगे? रिपोर्ट विद इन 5 मिनट्स उसके पास उसकी 5 मिनट? 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट्स? ओनली 5 मिनट्स। वंस यू हैव डन विद योर टीम, सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई, उसकी तरफ से कोई भी पेंडेंसी नहीं है, तो रिपोर्ट सीधे विद इन 5 मिनट उसके पास जनरेट हो जाएगी, उसकी मेल पर आ जाएगी। आर यू श्योर मैम? यस, आई एम 100% श्योर। तो मनीवर्स 5 मिनट में, मतलब अपनी क्वेरीज कंप्लीट करने के बाद, उसके क्वेश्चन आंसर पूरे करने के बाद, अगले 5 मिनट में 50 बैंक, 100 बैंक जो आप बता रहे हो कि इस समय जयपुर में जैसे हम बात करेंगे 100 लैंडर्स हैं, ऑलमोस्ट 70 to 100 लैंडर्स, उन सब से रिपोर्ट जनरेट करते हैं कौन किसको कितना लोन देगा, इस बोरोवर को कितना लोन किससे मिल सकता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने परसेंटेज पे, कितने हिडन चार्जेस, कितने नॉन हिडन चार्जेस है, राइट। उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा बैंक उसको सूट कर रहा है, कौन सा बैंक देगा, कौन सा बैंक नहीं देगा, ये पूरी लिस्ट देंगे हम उनको विद इन 5 मिनट्स। व्हाट सुपर टेक मैम, बहुत अच्छा फिनटेक आपने यूज किया, बहुत अमेजिंग तरीके से काम किया आशीष भाई आपने और रिद्धि मैम आपने, इट्स रियली क्वाइट अमेजिंग। तो सर ये 2025 में जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, हमारी क्वाइट अमेजिंग रिपोर्ट जनरेट हो रही है, इस रिपोर्ट से 70 बैंकों का आपने कंपैरिजन दे दिया। नाउ मान लेते हैं लेट्स से कि मुझे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, कि मुझे समझ आएगा कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक से 1 करोड़ पे लेना है, सही है, राइट? ठीक है। और मेरा कोई प्रोजेक्ट है 5 करोड़ का, जिसमें मुझे 1 करोड़ पे आईसीआईसीआई बैंक 4 करोड़ में अपने लगा रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि आईसीआईसीआई इज वन ऑफ बेस्ट, या इधर पीएनबी इज वन ऑफ बेस्ट, व्हाटएवर इज बैंक इज वन ऑफ बेस्ट, राइट? तो इस इन पैनल में, तो उसके बाद वाला प्रोसेस आप ही गो थ्रू करवा के दोगे मुझे, या किसी और कोई कराना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, इसके आगे का भी पूरा प्रोसेस हम आपको करवा के देंगे। देखिए, इंटेंट हमारा बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि यार आज की डेट के अंदर हर एक आदमी के अपने 50 काम है और वो अपने खुद के कामों के अंदर बिजी है। तो हमारा ये है कि यार किस तरीके से इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया जाए, किस तरीके से बोरोवर को ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि वो अपने बाकी काम कर सके, और ये चीज वो हमारे ऊपर छोड़ दे कि किस तरीके से, किस बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, किस बैंक से कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी लोन प्रोसेस करा के दे सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया आपने काम किया, रिपोर्ट जनरेट कर दी अपने 5 मिनट में, और बंदे को लोन तक आप दिला रहे हो। तो सर आपका रिसोर्स यूज हुआ, यू आर नॉट चार्जिंग नथिंग, right? You are spending that time, you are spending, your team has also spending that time, इंटरनेट के अपने खर्चे। तो मनीवर्स पैसा कहाँ से कमा रहा है? अगर मनीवर्स पैसा नहीं कमाएगा तो सर्विस नहीं देगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने ये कहा है कि हम बोरोवर से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, जिसको लोन चाहिए उससे हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लेंडर है जिसके लिए, जिसको हम धंधा जनरेट करके दे रहे हैं, बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं, उससे डेफिनेटली हम एक फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से, अगर आज की डेट में हम 70-75 लेंडर के साथ में कनेक्टेड है, तो आप ये मान लीजिए कि एक तरीके से हम उनकी मार्केटिंग टीम की तरह काम करते हैं, करेक्ट? अब अगर हम उनको धंधा लाकर देंगे तो उनको सेल्स पे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, उनकी वो कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी बचता है, और उन्हें एक पक्की पकाई केस मिल रहा है हमारी तरफ से, क्योंकि हमने पूरी स्टडी करके दे रहे हैं। तो उसके पीछे वो हमको एक फीस देते हैं, अगर वो केस मटेरियलाइज हो जाता है, और वही मनीवर्स की इनकम है। राइट, मनीवर्स की इनकम लेंडर्स, मतलब जो लोन दे रहा है वहां से मिल रही है। इट्स गुड, क्वाइट अमेजिंग, ये सही है इनकम, राइट? सो द थिंग इज दैट कि मनीवर्स अपने, तो मनीवर्स की आपने फैसिलिटीज बताई कि अगर आप एक काम, फाइनेंशियल चेकअप आपने, मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल चेकअप, अभी हम इसको बारे में डिस्कस करने वाले, फाइनेंशियल चेकअप होता क्या है। पर मनीवर्स आपको दे रहा है कंप्लीटली फाइनेंशियल चेकअप फ्री। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप अपने मनीवर्स की ऐप जरूर डाउनलोड करें। अब डाउनलोड करने के बाद ऐसा तो नहीं है ना हर किसी को लोन चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से मैंने स्पेशली आशीष गोयल सर, रिद्धि गोयल मैम को यहाँ पे सबूत, वो था फाइनेंशियल चेकअप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, फाइनेंशियल चेकअप, उसके लिए। तो उनकी वेबसाइट से या उनकी ऐप के थ्रू से आप अपना फाइनेंशियल चेकअप कर सकते। फाइनेंशियल चेकअप क्या है, फाइनेंशियल क्यों करना चाहिए और कितने ड्यूरेशन में कर लेना चाहिए, ये अभी हम बात करेंगे आशीष सर से। जी आशीष जी, फाइनेंशियल चेकअप क्या है? ये क्या है, जैसे
एक इंसान को टाइमली मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जी ताकि उसको पता चले कि यार अगर कोई बीमारी है वो टाइमली डायग्नोस हो जाए और उसका टाइमली इलाज हो जाए। जी वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करवाना बहुत जरूरी है। राइट अब ये चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जी मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ठीक उन्होंने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया, ठीक है 20 साल के लिए लिया, 9% पे लिया, तो उनकी जो ईएमआई बनती है वो तकरीबन 45,000 रुपए बनेगी महीने की। अब मान लेते हैं कि 2 साल सब कुछ ठीक चला, 2 साल बाद बैंक ने उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% की जगह 9.5% कर दिया, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी रेपो रेट, रेपो रेट हाँ जी, तो ये बढ़ा दी, ठीक है। अब उसकी वजह से वो 9.5% हो गई। तो अभी तो बढ़ाया था सर इन्होंने तो राहुल जी, आपको ये सारी चीज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जी मान लेते हैं एक मिस्टर ए है, राइट उन्होंने 50 लाख रुपए का एक होम लोन लिया, ठीक है 9% की रेट पे लिया, बिल्कुल। 20 साल के लिए लिया, हाँ जी। तो इसकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 45,000 रुपए आएगी। हाँ समथिंग 45,000 रुपये आ गई अब ये मान लेते हैं कि 2 साल उन्होंने बड़े आराम से पे किया और सब कुछ एज इज रहा, और 2 साल बाद में बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% की जगह 9.5% कर दी। बैंक ने तो बात हो गई ना, तो क्यों करेगा रेट देखो बैंक तो क्या है कि जी, अब मान लेते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। अब जैसे राहुल भाई आपके भी तो होम लोन चल रहे हैं ना, हाँ सर चल रहा है ना, अंकित ने तो कराया था और 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अब क्या है कि इस बीच के अंदर रेपो रेट बढ़ी भी है काफी ज्यादा। आपने क्या किया जब बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, या कि आपको पहले पता भी है क्या कि आपकी बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी इस दौरान? नहीं बैंक वालों को फोन आते हैं या कई बार वो मैसेज आता है कि योर रेपो रेट इज गोइंग टू हाई, तो आगे से 11.25 हो जाएगा, तो 20-25 पैसे बढ़ा देते हैं वो लोग। तो ये आती उससे फर्क क्या पड़ता है सर, वो तो 10-20-50 पैसे से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये जो आपने बोला ना, यही कैच है। ये कैच कैसे है कि मान लो जो अपन ये मिस्टर ए का एग्जांपल ले रहे हैं, इन्होंने 50 लाख का लोन ले रखा है, ठीक है 2 साल का भी पे कर चुके हैं, 2 साल बाद में 9.5% हो गई, 9 से चल रहा था 9.5 हो गई। करेक्ट। अब ये 0.5 का क्या इंपैक्ट आया? जनरली वो क्या करते हैं, ईएमआई बढ़ाने की जगह पर आपका टेन्योर इंक्रीज कर देते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर जो आपका टेन्योर है, वैसे तो वो 18 साल बचा हुआ है, क्योंकि आपने 20 साल के लिए लिया था, 2 साल का पे कर दिया आपने, अब 18 बचना चाहिए। लेकिन ये 0.5 की वजह से आपको पता है कि आपका टेन्योर और कितना बढ़ जाएगा। जनरली लोग ये मानते हैं कि यार 1 किस्त बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी, हाँ तो इतनी बढ़ेगी सर। लेकिन इसकी वजह से मिस्टर ए की 21 किस्तें और बढ़ जाएंगी, 21 किस्तें। कितनी किस्तें? 21, 45,000 के भाव। 45,000। तो इसका मतलब 21 किस्तें इंटू 45,000, तकरीबन 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए लगा दी 50। 9 लाख रुपए केवल 0.5 की वजह से उसे ज्यादा देने पड़ते हैं बोरोवर को, जो बोरोवर को ये समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं है सर। पता ही नहीं है। और इसीलिए फाइनेंस हेल्थ चेकअप इंपॉर्टेंट है कि आप हर बार, क्या होता है, कभी मान लीजिए रेट बढ़ गई, कभी हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर जो पहले था, आज आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बेटर ऑप्शंस मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर 3, हो सकता है आपके पास में एकदम से थोड़ा कहीं से पैसा आ गया, आप सैलरीड है, बोनस आ गया, आप बिजनेसमैन है, आपका ये महीना अच्छा चला गया, तो आप अर्ली रिपेमेंट कर अपने इंटरेस्ट को काफी रिड्यूस भी कर सकते हैं। 0.5 पैसे से 50 लाख रुपए वाले को 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 21 किस्तें 21 किस्तें 12.5 से। तो ये जो चीजें ये तो सर अगर मैं बात करूं, समझने वाली बात है। हाँ। तो ये बात बैंक कभी नहीं बताता। ये एक्चुअली क्या है जी, ये फिर अवेयरनेस की कमी है। ये अवेयरनेस की कमी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, ना आपके बिजनेस के अंदर आपको कोई पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, ये चीज कोई सिखाता ही नहीं है। ये इंसान को वक्त सिखाता है, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा गैप है। आपको फाइनेंस की एजुकेशन बाद में लेंगे, पहले तो ये बताओ सर, 50 पैसा बढ़ने से तो हर साल में, ये साल में 2 या 3 बार तो मैसेज आता है कि सर 0.25 रेपो रेट बढ़ गई। रेपो रेट क्या, पहले तो ये बताओ, ठीक है, क्योंकि रेपो रेट 90% लोगों को हमको ये नहीं पता रेपो रेट होती क्या है। तो पहले रेपो रेट को क्लियर करो, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये 0.25, 0.50, 0.75 पैसा करते करते तो ये रेट बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल। और घटाते तो कभी बताते ही नहीं है, बढ़ाते तो भी कभी ढंग से नहीं बताते, एक मेल कर देते हैं। और आप, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मेल आधा हिंदुस्तान मेल चेक करता होगा। मेरे हिसाब से अर्जेंट के अलावा या ओटीपी के अलावा या
कोई अर्जेंटली कोई ऑफर लेटर आना है तब जाके तो ढंग से मेल चेक होती है, और पर्सनल मेल तो चेक ही नहीं होती है। बिल्कुल। और आती है तो इतनी सारी प्रमोशनल बैंक की मेल आती है, जिस बैंक में हम लोन लेते हैं हाँ, उसमें इतनी सारी प्रमोशनल मेल आती है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट मेल होती है तो गायब हो जाती है। वो सिर्फ इतना लिखते हैं, मेरे को याद आया इस बात पे, 0.25%, 0.50 रेपो रेट हैज बीन, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट। इसके अलावा तो कुछ लिखते नहीं कि तुम्हारे इतने टेन्योर बढ़ गए, वो सारी डिटेल्स देता ही नहीं कोई। तो सर इसीलिए मैंने आपको पॉडकास्ट में पिछले सवाल में एक चीज बताई थी कि 80% लोग जो उनकी प्रोफाइल के हिसाब से बनता है उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। वो इसीलिए पे कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए 6 से 12 महीने में हर व्यक्ति को अपना फाइनेंस हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। तो सर ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल, जैसे मैंने बताया मनी बस से आप सब जने जाके अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करा सकते हो। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप में क्या क्या आएगा और कैसे कर सकते हैं? सर बेसिकली हमारी, या तो आप वेबसाइट पे जाएं या ऐप पर जाएं। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए www.moneyverse.com, तो वहां पर आपको एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए सर्वे मिलेगा। उस सर्वे के अंदर बेसिकली आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, आपके कुछ ऑलरेडी लोन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं तो किस ईएमआई पर चल रहे हैं, क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, अगर आपके लोन नहीं चल रहे हैं क्या आप कोई नया लोन लेना चाहते हैं। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जैसे आप इनके आंसर देते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर एक हमारे पास में सर्वे की इंफॉर्मेशन आएगी, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, मे बी कुछ और क्वेश्चंस और पूछेगी, और उसके बेसिस पर आपको एक फाइनेंस हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बना के देगी, जिसके बेसिस के ऊपर आप आगे के डिसीजंस ले सकते हैं कि मैं मेरे फ्यूचर को और सिक्योर, बेटर और स्मार्टर कैसे बना सकता हूं। राइट सर, दिस क्वाइट अमेजिंग। तो ये कंप्लीटली फ्री है? ये कंप्लीटली फ्री है। ग्रेट। सो फाइनेंशियल चेकअप मनी बस पूरा फ्री करते हैं। ऐसी कितनी कंपनियां जो ये करके देती हैं? सर अगर मैं बताऊं, इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट ही नॉन एग्जिस्टेंट है, आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम ही हैं जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता तो आज इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी रेट जो है वो 27 से 30% नहीं होती, 100% नहीं तो 70-80% तो होती। करेक्ट। दैट्स ट्रू सर, लोग एजुकेट होते हैं। तो एजुकेट होते। तो इसका जो पूरा पर्पस है, सोल पर्पस यही है कि इंसान को जागरूक करें, उसके साथ जो गलत हो रहा है उसे पता होना चाहिए, और उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं कस्टमर के लिए। दैट इज द एंटायर फोकस। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मनी बस आपको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, आपको अगर लोन चाहिए तो लोन के लिए पूरी रिपोर्ट, जो आपको आपने पूरा वेबिनार सुना, जो पूरे सेशन में आपने समझा कि आपके को ये पता लग सके कि आप कितने बैंकों से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कौन सी बैंक आपको किस तरीके से बेनिफिट ऑफ लोन दे सकती है। पूरी डिटेल और पूरी रिपोर्ट आपको मनी बस फ्री में जनरेट करके देता। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी ऐप, उसकी वेबसाइट्स, मतलब मनी बस की वेबसाइट, मनी बस के ऐप का लिंक एंड उनकी टीम के कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मैंने डाल रखी है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन फाइंड आउट वंडरफुल हेल्थ चेकअप एंड बैलेंस अपनी लाइफ को, फाइनेंस को मैनेज कैसे करना, वो सारी चीज आपसे वहाँ पे फ्री में अपनी कंसल्टेंसी को बुक कर सकते हैं। फाइनेंस कंसल्टेंसी कभी भी हमने देखा है मोस्टली फ्री नहीं होती है, तो आप यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं। जी सर, कुछ क्या? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा राहुल जी कि डेफिनेटली जो आदमी नया लोन सीख कर रहा है वो तो हमारे पास आ ही सकता है, प्लस ऑलरेडी जिसका लोन चल रहा है उसका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है वो अपने एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर जरूरत से ज्यादा पे कर रहा हो और उसे उससे बेटर ऑप्शंस मार्केट के अंदर मिल सकते हो। राइट, दैट आल्सो ग्रेट थिंग्स। तो आप इस चीज को भी चेक करने के लिए आप इनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सर हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले आपके फाइनेंशियल, उसमें एक बहुत अच्छा वर्ड आप यूज कर रहे थे बार बार, रेपो रेट। तो भाई रेपो किसकी रेपो? हमारी रेपो, आपकी रेपो, कंपनी की रेपो, किसकी रेपो की बात कर रहे हैं? बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई, और मैं आरबीआई से पहले भी चालू करता हूं कि आज सरकारें, उनको क्या करना है, उनको भारत देश की एक इकोनॉमी को मैनेज करना है। जैसे अब मोदी जी ने कहा है कि यार 2047 तक हमें इंडिया को एक विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% से ऊपर रहे। ठीक है, बिल्कुल सही है, होना भी और चाहिए। दूसरी चीज है कि महंगाई ना बढ़े, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो। तो उनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई के पास एक टूल है जिसे रेपो रेट कहते हैं। अच्छा, ये रेपो रेट उनकी है? हाँ, तो ये रेपो रेट क्या है? ये रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर आरबीआई
बैंक्स को पैसा देता है। ओके, मतलब बैंक खुद लोन लेती है पहले आरबीआई से। आरबीआई से। अब जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और पैसे की सप्लाई को रोकना है, तब वो रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे बैंक को महंगा पैसा मिलता है और बैंक आगे बोरोवर को और महंगा देता है, जिससे कि बोरोवर लोन लेना कम कर देता है। वहीं जब आरबीआई को लगता है कि यार मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो कम है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं और हमें सप्लाई बढ़ानी है, तो वो ये रेपो रेट को कम कर देती है, जिससे कि बैंकर को सस्ता पैसा मिलता है और बैंकर आगे बोरोवर को और सस्ता पैसा देता है। तो ये एक टूल है जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं और इन्फ्लेशन के थ्रू वो जीडीपी ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट करते हैं। सर मैं जहाँ तक इस बात को समझ पा रहा हूँ, रेपो रेट की अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, पिछले 5 साल में 7 साल में तो मैंने कभी नहीं देखा कि रेपो रेट नीचे आई हो। तो रेट बढ़ा ही रहा है, तो उसको पैसा रोकना है, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसको पैसा फ्लो करना है। चलो वो उनका डिसीजन है कि मॉनेटरी कैसे मैनेज होती है, वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि दे आर हैंडलिंग द कंप्लीट होल कंट्रीज एंड वर्ल्ड वाइड कैसे करना है। तो इसमें भी क्या है राहुल जी, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि 2018 के आसपास भी हमारी रेपो रेट जो थी वो अराउंड 6.5% के आसपास थी, और आज की जो हमारी रेपो रेट है, और अभी 7 जनवरी 2025 को ही आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% कम की है, और आज हमारी जो रेपो रेट है वो 6.25% है। आज की रेपो रेट, आज की रेपो रेट की बात। सर बीच में तो ये 8 साढ़े 8 तक जाके आई है। नहीं, तो एक्चुअली क्या था, ये 2018 से पहले गई थी, फिर क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड के चलते सरकार ने इस रेपो रेट को नीचे गिरा के 4% तक लेकर आ गई थी, और अब 2020 से जब से कोविड गया है तब से वो इसको 4% से 6.50 तक लेकर आ गई थी। और वो इसलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन था, सरकार की पॉलिसी कहती है कि जो इन्फ्लेशन की रेट है वो तकरीबन 4% के आसपास रहनी चाहिए, तो सरकार कंफर्टेबल रहती है, मतलब कि जो महंगाई दर है वो 4% के आसपास रहे। लेकिन बीच में ये जो महंगाई दर है ये 5, 6, 7% तक पहुंच गई थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को ये रेपो रेट को बढ़ाना पड़ा। आज की डेट के अंदर जो अभी फरवरी के अंदर इन्होंने रेपो रेट कम की है, वो इसलिए की है कि अब सरकार को लगता है कि यार जो इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास ही है, 4.2% के आसपास है, और अगर ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटीज है कि आगे रेपो रेट और घटे। अभी रेपो रेट क्या चल रही है? अभी 6.25% चल रही है। वो आरबीआई ने लोन दिया 6.2 बैंक को। अब बैंक वाले जब दे दिया तो बैंक वाले सबके लोन के रेट अलग अलग है। कोई 8 मांगता है, कोई 8.25 मांगता है, कोई 8.5 मांगता है, कोई 9 मांग रहा है, कोई 12 भी मांग रहा है। सर बहुत अलग है। तो ये बैंकों ने अलग अलग रेट क्यों रखे, जब ये नहीं सबके लिए एक जैसा रेट रखा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये गणित क्या है? तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि बैंकों का एक माध्यम है पैसा आने का आरबीआई, लेकिन उसके अलावा वो जो आपसे सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हो, आप करंट अकाउंट के अंदर जो पैसा आता है, बाकी जो बैंक बोरिंग करता है, उस सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि बैंक का जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर वो पैसा ले रहा है वो क्या रहेगा। आज की डेट के अंदर इसको कासा कहते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है। जिस बैंक के पास में कासा सबसे ज्यादा है वो आपको सबसे सस्ता पैसा दे सकता है, क्योंकि इससे सस्ता पैसा बैंक को और किसी दूसरे तरीके से मिलता ही नहीं है। कासा करंट अकाउंट से आम जनता का पैसा सबसे सस्ता पैसा। करेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर आज हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है तो बैंक हमें कितना इंटरेस्ट देता है, बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट देता है। करेक्ट, तो वो सबसे सस्ती सेविंग है। लेकिन हर किसी के पास में कासा एक समान नहीं रहता, इसलिए उनकी बोरोइंग कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। नंबर 2 कि बैंक्स का, हर बैंक का जो रिस्क टेकिंग पावर है वो डिफरेंट होती है। कोई कहता है यार मैं इस प्रोफाइल को सस्ते में दे दूंगा, कोई कहता है नहीं मैं इस प्रोफाइल को महंगे में दूंगा, डिपेंडिंग कि वो कितना रिस्क ले सकता है। तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है, वो 5C में काम करता है। हाँ, और तीसरी चीज आती है, वो आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। आज बैंक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो बैंक की एक ऑपरेशनल कॉस्ट भी आती है, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट को भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद में बैंक का प्रॉफिट मार्जिन। तो जब इन सारी चीजों को हम क्लब करते हैं उसके बेसिस पर एक इंटरेस्ट रेट बनता है जो एक बैंक
चार्ज करता है बोरोवर से, और क्योंकि ये चारों फैक्टर हर बैंक के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होती है। जो नए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं और जो बैंक कासा जिनके पास बैंकिंग आने से, इन दोनों का डिफरेंस में समझ आ गया, पर बैंकिंग में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डिफरेंस है, राइट? वो भी बात समझ आती है कि चलो ठीक है, अपने अपने खर्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कासा एक अपनी जगह पे काम कर रहा है, कासा भी होना जरूरी है। तो लोन लेना सबसे बेस्ट किस होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से या बैंकिंग कंपनी से, किससे बेनिफिट रहेगा ज्यादा? जी एक्चुअली ये बोरोवर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर जो मैंने आपको 5 C's बताए थे, अगर किसी भी बोरोवर की प्रोफाइल इन 5 पैरामीटर्स में बहुत स्ट्रांग निकल कर आती है, तो डेफिनेटली उसे बैंक पैसा दे देगा, और उसे बैंक से ही लेना चाहिए, क्योंकि बैंक से उसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। हम इससे और आगे बढ़ते हैं। हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक में कौन सा, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक? अगेन प्राइवेट बैंक के अपने पैरामीटर्स हैं, सरकारी बैंक के अपने पैरामीटर्स हैं। अगर आप अगेन देखिए, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अब बोरोवर को क्या चाहिए? सस्ता लोन चाहिए। कई बार बोरोवर कहता है कि यार मुझे ये भी चाहिए कि मैं अगर उसे जल्दी पे करूं तो मेरे ऊपर कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगने चाहिए। कई बार बोरोवर की कोई तीसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि यार एक बोरोवर के लिए क्या प्राइवेट बैंक अच्छा है या पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा है या एनबीएफसी अच्छी? चलो, हमने ये बात समझी कि रेपो रेट क्या होती है, कैसे काम करी, किस तरह इम्पैक्ट है और कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब एक 50 पैसे अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो 50 लाख का अगर 20 साल लगे, उसको 9 लाख रुपए का इम्पैक्ट पड़ गया उसके जीवन में, जो उसको रियल में नहीं पता। तो प्लीज आप सब भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी 0.25, जैसे सर ने बताया कि आफ्टर 5 ईयर, राइट, अराउंड आफ्टर 5 ईयर्स 0.25 घटा है, और उसका इम्पैक्ट अगर आपके लोन पे नहीं पड़ा है, आपके टर्न्योर पे, आइदर आपकी EMI पे, सो यू हैव टू चेक इट आउट। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप मनीवर्स से कनेक्ट करके आप इस बात को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, राइट? सो सर, हम बात कर रहे थे रेपो रेट। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और भी है, ठीक है? लोन हो गया, समझ आ गया, लोन घटा बढ़ा, बैंक क्यों नहीं इस चीज को प्रॉपरली डिक्लेयर करती कि आपका 50 पैसे बढ़ा तो अगले महीने आपको 9 लाख रुपए की EMI बढ़ेगी 10 साल तक? जी एक्चुअली बैंक आपको सवाल पूछने से मना भी नहीं करती, इन्फॉर्म करने से तो मना नहीं करती ना, दिक्कत इन्फॉर्म करती है, बट ऐसे तरीके से करती है कि जिस तरीके से हमें समझना है। सर इसीलिए तो मनीवर्स की जरूरत है। अगर सारी चीजें ही अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से और सही तरीके से होती तो शायद हमारी जरूरत ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमें लगा कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप है और इसीलिए हम आज एग्जिस्ट करते हैं। सही गैप है, मैम, गैप को पूरा कर रहे हैं फाइनेंस और टेक के माध्यम से, आपको गैप बहुत अच्छा पूरा कर रहा है, रियली डूइंग अमेजिंग सर। मैम सो मैम, अब इसको और थोड़ा सा कर देते हैं। इसके अंदर अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चला, थोड़ा रैपिड क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, ठीक है? होम लोन नहीं लेना चाहिए, मकान लेना बेकार है, बेवकूफ़ी है, या मकान लेना नहीं चाहिए? मेरा मानना ये है कि हम हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं। लोग बोलते हैं कि उतना पैसा बैंक में लगा लो 30 साल बाद, अरे भैया अपनी छत तो अपना होता, अपना मकान होता। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी फाइनेंस वाले का नहीं कह रहा हूँ। अपने घर को सजाने का, अपने घर में जीने का, अपने घर में अपने बुजुर्गों के साथ ना, अपने बच्चों की किलकारियां सुनने का जो आनंद है ना, वो किराए के मकान में जीवन में नहीं आता सब। तो आपका क्या मानना है एज ए फाइनेंस एक्टर? यू आर डूइंग वेरी वेल वे। जैसे कि मनीवर्स ने आपने मुझे बताया कि लास्ट 6 मंथ में एक कॉमन में मतलब कुछ 100 करोड़ से ऊपर आपने क्रॉस कर लिया है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने होम लोन दिलाया, तो वो उन लोगों को होम लोन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? आपका क्या मानना है? अगर आप होते हमारी जगह पर तो मकान लेना चाहिए नहीं चाहिए? उस फाइनेंस सेक्टर को देखते हुए कि ये पैसा कहीं और लगा के डबल ट्रिपल करते, तो क्या उस पैसे का आनंद लेते या अपने मकान का इस समय लेते जिसकी आप किस्तें भरोगे? जी राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद के मकान में रहता हूँ, रेंटेड मकान में नहीं रहता, है ना? सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदुस्तान में आज भी मकान लेना या ना लेना एक इमोशनल डिसीजन है रादर देन अ प्रैक्टिकल डिसीजन। दैट्स ट्रू सर। आज भी हिंदुस्तान में 90% शादियां अरेंज मैरिज होती है जी। और अरेंज मैरिज में लड़की वालों का पहला सवाल जो लड़के वालों से होता है वो ये होता है कि आपके पास खुद का घर है कि नहीं है लड़के के पास में जी। और इस बात के ऊपर बहुत सारी शादियां डिपेंड करती है कि शादी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपना खुद का घर होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि कब। अगर हम पुरानी आज से 10 साल पहले जाए तो जनरली क्या होता था, जब
एक व्यक्ति, बड़ा आदमी, जब वो रिटायर होता था अपनी जॉब से, तो रिटायरमेंट पर जो उसको पैसा मिलता था वो उस पैसे से अपना घर बनाता था, क्योंकि सैलरी से वो अपने घर का पालन पोषण करता था, क्योंकि घर में एक आदमी कमाने वाला होता था, बाकी सब खाने वाले होते थे। लेकिन आज की दौर के अंदर क्या है कि घर के अंदर अगर 5 व्यक्ति हैं तो तकरीबन 5 व्यक्ति कमाते हैं, एटलीस्ट 3 तो हैं। 3 तो हैं जो कमाते हैं, इसलिए लोग आजकल जल्दी घर खरीदने लग गए। अब इसके अंदर क्या है कि मैं ये कहता हूं कि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, जब तक आपके पास में एक स्टेबल जॉब नहीं है, या आपको लगता है कि यार मैं इस पर्टिकुलर शहर के अंदर 5 साल या उससे ज्यादा नहीं रुकूंगा, तो मुझे लगता है कि रेंट पे रहना भी ठीक है। लेकिन जब आपके पास में एक स्टेबल जॉब आती है और आपको लगता है कि यार अब इस सिटी के अंदर ही मैं अपना आगे का जीवन देखता हूं, तो डेफिनेटली आपको होम लोन यानी आपको अपना खुद का घर लेना चाहिए। अब इसमें एक आपको रूल बता देता हूं मैं कि यार अगर घर लेना चाहिए तो कितने का लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो यहां पर एक 4x रूल काम करता है। 4x रूल, 4 इंटू रूल, 4x रूल। इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी सालाना इनकम है, मान लो कोई व्यक्ति लाख रुपए महीने कमाता है, तो उसकी सालाना जो इनकम है वो 12 लाख रुपए हो गई, तो 12 लाख इंटू 4 48 लाख। तो आप तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 50 लाख तक का घर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं। हाँ। एक इनकम है 20,000 रुपये महीना किसी व्यक्ति की, बिल्कुल। पूरे साल की अगर हम बात करते हैं तो 2,40,000। तो अगर किसी की 2,40,000 रुपए है, तो आप ये मान लीजिए कि वो 10 लाख रुपए तक का ही उसको घर लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो डेट टू इनकम रेशो है या फिर EMI टू इनकम रेशो है वो 40% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि अगर आप लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी EMI तकरीबन 40,000 के आसपास की होनी चाहिए। तो जब आप 50 लाख या 48 लाख रुपए का घर लेंगे तो उसके अंदर मैं ये मानता हूं कि आप 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे, 40 लाख रुपए का एक्चुअली में लोन लेंगे, 40 लाख का लोन लेंगे तो उसके ऊपर तकरीबन 35,000 रुपए की आपकी EMI आएगी। तो लाख रुपए में 35,000 की EMI आप विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस के भी पे कर सकते हो। और यहीं पर आपने घर ले लिया 1 करोड़ रुपए का, तो आपकी जो EMI आएगी वो आएगी 80 लाख रुपए की, 70 लाख रुपए की। अब आप लाख रुपए में अगर 70,000 EMI की दोगे तो डेफिनेटली आप तो पूरे टाइम फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहोगे। तो ये चीजें हैं, लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते और जिसकी वजह से घर उनके लिए एक बर्डन बन जाता है। बट एक्चुअली अगर आप फाइनेंस के कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर उन्हें हम अपने जीवन में फॉलो करें तो इस तरीके के झंझटों से हम बच जाएंगे। That's true. It's quite seriously, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। ये बहुत अच्छी टिप दी आपने और थैंक यू फॉर दिस। वैसे मेरा खुद का जो मानना है मैं बताता हूँ, मैं इमोशनली या पर्सनली बताऊँ या अपनी क्षति होती है, उसके पीछे 2 कारण हैं। आप अपने बुजुर्गों से लेके अपने बचपन और अपने बचपन से आने वाले अपने पीढ़ियों के बचपन उस घर में जब देखते हो तो उसका एक आनंद अलग है, राइट। दूसरा, अपने घर के अंदर मतलब यू कैन फील सिक्योर। और एक होम लोन, हिंदुस्तान का होम लोन मैं समझता हूँ कि सबसे वर्ल्ड में सबसे सस्ता होम लोन यही मिलता है। सर परमानेंट एड्रेस तो चाहिए ही, परमानेंट एड्रेस तो चाहिए, परमानेंट एड्रेस तो चाहिए ना। मतलब आज यहाँ पे कोरियर आ रहा है, कल अमेज़न बोले भाई साहब कोरियर का एड्रेस बदल दिया। अब आप देखो ना, कोविड के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पर मकान मालिकों ने किराएदारों को घर में रखने से मना कर दिया। कोई भी अब वो आदमी कहाँ जाए, कहीं नहीं जा सकता। तो अगर इंसान का खुद का घर हो तो वो अपने घर में तो रह सकता है, उससे तो उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है घर होना चाहिए, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे आप घर की किस्तें टाइमली पे कर सको और फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना। वो हो सकता है, वो जरूरी है, आपको अपना फाइनेंशियल चेक करना चाहिए। दैट इज अ गुड पार्ट, राइट। सो सब एक तो ये था क्वेश्चन, बेसिकली रैपिड क्वेश्चन था, बड़ी लंबा चला गया, ठीक है। कितना, एक चीज बताइए सर, ये होम लोन के ऊपर लोग बोलते हैं कि होम लोन लेके इसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बिजनेसमैन बहुत सारे ऐसा करते हैं कि जिनका 10 करोड़ का मकान है, 8 करोड़ का लोन लेके धंधे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी कर तो नहीं सकते। बैंक ने आपको एक पर्पस के लिए लोन दिया है, उसी पर्पस के लिए आपको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो और इसमें भी क्या होता है कि कई बार बैंक आपको किस्तों में भी पैसे देता है। अच्छा, कि इतना घर बनेगा तो फिर इतने, एक तो हो गया कि आप बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो उसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि घर की इतनी वैल्यू आ गई। एक मान लो कि आपने घर अभी बनना चालू हुआ है
और वहां पर आपने कंस्ट्रक्शन लोन ले लिया, तो आपको जैसे जैसे वो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो आपको टुकड़ों के अंदर ही पेमेंट मिलेगा। तो ये सब चीजें भी रहती हैं, तो डेफिनेटली इन तरीके की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कंप्लाइंट रहना चाहिए। सर सेशन को समाप्त करने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। सर आप फाइनेंस इंडस्ट्री से हैं, आजकल फाइनेंशियल स्कैम बहुत है, तो उसके बारे में आपकी राय ओपिनियन क्या, कैसे उससे थोड़ा सेव एंड सिक्योर कर सकें? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी डे इट विल बी डन, और टेक वालों को पता है कि साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है, मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि जब आपने फाइनेंशियल स्कैम की बात करी ना, तो मुझे एक ही पिक्चर याद आती है, हेरा फेरी, कि 21 दिन में पैसा डबल। अब जो स्कैम होता है ना, स्कैम दो ही प्रकार के व्यक्तियों के साथ होता है। पहला वो जो बहुत जल्दी से रिच बनना चाहता है, जो कहता है साहब आज मेरी जो भी स्थिति है कल मेरे को रिच बनना है, कि 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम। अब जैसे अभी आप शेयर मार्केट देख रहे हैं, शेयर मार्केट के अंदर लोगों का ये है कि बस आज मैं पैसा लगाऊं और कल मेरे पैसे डबल हो जाए और ट्रिपल हो जाए। तो ऐसे लोग एक तो वो हैं जो कि स्कैम के अंदर फंसते हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी जो आपके पैसे इस तरीके से डबल ट्रिपल चौपल कर दे। ये समझने वाली बात है। और जब हम लेंडिंग की बात करते हैं, जब हम बोरोइंग की बात करते हैं, तो मैंने आपको 5 C's बताए। अब अगर आपकी प्रोफाइल इन 5 C's के हिसाब से फिट नहीं हो रही है और उसके बावजूद अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिला दूंगा, मैं विदाउट आपकी रीपेइंग कैपेसिटी मैं आपको लोन दिला दूंगा, मैं आपका सिबिल स्कोर खराब है तो भी मैं आपको लोन दिला दूंगा, और लोग पैसे लेने के झांसे में या फिर उसकी रिक्वायरमेंट पे वहां अप्लाई कर देते हैं, वो अगेन एक स्कैम है। आज आपका घर के रिलेटिव्स, आपका भाई, आपके चाचा, मामा, ताऊ कोई भी होंगे, वो भी अगर आपको पैसा देंगे तो वो तब देंगे जब उन्हें लगेगा कि यार ये पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो आज कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको विदाउट आपके रिस्क असेसमेंट के अगर पैसा दे रहा है, इसका मतलब वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आज डेफिनेटली बहुत सारे लोग इन दिक्कतों में आ रहे हैं और फिर बाद के अंदर कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर लोगों को सुसाइड करनी पड़ती है। That's true, sir. That's true. So, मैम आपकी क्या राय है इसके ऊपर? साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें कैन यू गिव सम एडवाइस टू कीप सिक्योर? यही एडवाइस है मेरी कि जो भी आप वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो पहले मेक श्योर करिए कि वो वेबसाइट्स हाईली सिक्योर हो, उसमें सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगे हुए हों, तभी आप अपनी डिटेल उनसे शेयर करें। और अगर आप डिटेल शेयर कर रहे हैं तो कोई भी आपसे ओटीपी वगैरह मांगते हैं तो आप उनको जनरली वो नहीं दे। आप अपनी जितने भी वो है सिक्योर डेटा है, जल्दी से आप अपना डेटा किसी को उन पे ट्रस्ट करके उनको नहीं दे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे भी आप मान लो, क्योंकि हम लेंडिंग की ज्यादा बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि यार जो भी व्यक्ति मुझे लेंड कर रहा है, क्या वो आरबीआई से ऑथराइज्ड है कि भी नहीं है। आज जितने भी बैंक्स हैं, इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हो और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये सारे बैंक्स, एनबीएफसीज या पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो आरबीआई से ऑथराइज्ड है। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज और टर्म्स कंडीशंस आप डेफिनेटली चेक करिए अगर किसी भी वेबसाइट्स पे आप चेक जा रहे हैं। कांट डू दैट। एक आम आदमी के बस की बात है ही नहीं है। बैंक का फॉर्म तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, राइट? 700 पेज के 600 पेज के फॉर्म ले आते हैं, वो भी इतने इतने बारीक अक्षरों में। अगर वो पढ़ भी लूंगा तो वो लैंग्वेज नहीं समझ, लैंग्वेज समझ आ जाए तो वो क्या कहते हैं कि उसकी परिभाषा बदलेगा नहीं चाहिए उस समय लोन। जब लोन ही चाहिए तो उसको हाथ करके साइन करना ही पड़ रहा है। तो इसीलिए तो कहते हैं कोई एक एक्चुअली यहाँ पे आने बुलाने का कारण नहीं कहता, ये सारी समस्या तो समाधान हो ही नहीं सकती। तो भाई साहब इसीलिए तो कोई एक रिलायबल रिसोर्स चाहिए होते हैं। जैसे मुझे चाहिए था तो अंकित मेरा दोस्त है, अंकित भाई मेरे दोस्त है, अंकित भाई को हम ट्रस्ट कर सकते हो। अंकित भाई बोलते यार ये काम कर दे, ये लोन ले लेना, यहाँ से हो जाएगा तेरा। तो हम निश्चिंत है ना कि जो होता मुझे बैंक चाहता ही बिल्कुल ऊपर घटाना है, बढ़ाना है, तो उसको पैसे भी एक्स्ट्रा जमा करना है तो अंकित भाई को फोन करते, अंकित भाई ये करवा देना है, तो हमारी जरूरत कहाँ पे ये बता दो। तो मेरा रिलायबल सोर्स है, राइट? तो मैंने जब आप लोगों से मिला तो मनी वर्स में मुझे वो रिलायबिलिटीज दिखी, वो चीजें मुझे समझ आई, तभी मैंने आप लोगों को यहाँ इन्वाइट किया कि ताकि वो आम आदमी जो इस सब समस्याओं से उलझा हुआ है, जो फैसिलिटेटर, जो एजेंट्स, जो
ब्रोकर के चक्रों में उलझा हुआ और जिसको यही नहीं पता कि उसकी वर्थ वैल्यू कहाँ है और वो कहाँ पे फंस रहा है, उन सब के लिए एक जनरेट करने के लिए मनीवर्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट। तभी तो मैंने आप सबको इनवाइट किया सर यहाँ पे, और थैंक यू टू यू गाइज, आप आए जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सो सर, अब वी आर गोइंग टू सम अप दोस थिंग्स कि हम इसको कैसे, इसको जैसे हमने समझा कि आज हम मनीवर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो कंप्लीटली हमने इस चीज़ का डेमोक्रेटिक समझा, फाइनेंशियल हेल्थ समझी, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का फ्री जो आपका ऑप्शन चल रहा है अभी 2025 का वो भी समझा, रेपो रेट को समझा, लोन कौन सा, स्कैम्पिंग क्या चल रही है वो भी समझा कि बिना सिक्योरिटीज के तो लोन मिलना ही आज की डेट में अपने आप में स्कैम है, और बिना सिक्योरिटी के मिल रहा है और आपकी रीपे वैल्यू नहीं है तो दैट इज आल्सो स्कैम, राइट। उस लोन लेने के लिए वो 5, 10, 20,000, 50,000 मांगेगा, जो लेके वो गायब हो जाएगा। दैट्स ट्रू, वो बहुत सही है और इसके लिए हम सरकार बहुत अवेयर करने की कोशिश करी, तो प्लीज़ घबराए नहीं, अपने आसपास अपने एडवाइजर से बात करें, नहीं समझ आए तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एजुकेटेड पर्सन से बात करें, फिर भी कुछ ना हो तो आप फाइनेंस मनीवर्स वाले कंपनी में जो फ्री फैसिलिटिंग सर्विसेज है उसका उपयोग करें, जैसे भी लगे पर अपने आप को सिक्योर रखें। तो सर, इस समअप को होते हुए, इस पूरे सेशन समअप करते हुए जैसे हम टिप्स दी, तो आपकी टिप्स ऑफ मैनेजमेंट, टिप्स ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी, अगर पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना है, एक टिप आपकी हमें बहुत अच्छी लगी, हाँ जी, आई हैव टू टेल यू अगेन दैट कि दैट्स रियली वंडरफुल। मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज था, जो आपने बताया कि अगर 20,000 रुपये सैलरी तो 8,20,000 रुपये का आप लोन ले सकते हो या 10 लाख रुपए तक आप मकान ले सकते हो। 4x रूल, 4x रूल, दैट इज अ रियली अमेजिंग क्वाइट रूल। मैंने आपको अभी तक 2 रूल बताए। एक 4x रूल कि अगर कोई भी व्यक्ति घर ले रहा है तो उसकी जो भी सालाना इनकम है उसका 4 गुना कीमत इंटू 4 करके जो निकलता है उस वैल्यू तक का वो घर ले सकता है, तो उसको ईएमआई चुकाने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा मैंने आपको बताया वो था 40% रूल। 40% रूल ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम है, मंथली इनकम, मान लो किसी की मंथली इनकम 1 लाख रुपए की है, तो उसका जो टोटल ईएमआई है, जिसमें उसकी होम लोन, कार लोन, बाकी सारे लोन भी आ गए, वो सब मिला के 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 40% ज्यादा डेबिट नहीं होना चाहिए, लोन डेबिट नहीं होना चाहिए। हाँ, कि लाख रुपए में 40,000 तक की ही ईएमआई देनी है। 40 की 45 हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग 60, 70, 80% तक चले जाते हैं और फिर वहां पर वो एक 50 नहीं जाना चाहिए, 45 लास्ट है, मतलब उसका ब्रेक थ्रू। यानी ये फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसे डेफिनेटली आप मेंटेन करके चलें, कोशिश करें कि वो 750 एंड प्लस रहे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्रेडिट स्कोर घटता क्यों और बढ़ता क्यों है, कैसे। तो एक चीज है कि आपकी, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी किस्तें हमेशा टाइमली पे करें। अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है, आपकी कोई ईएमआई आप पे नहीं कर पाते, तो उसका बहुत सीवियरली नेगेटिव इंपैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो कोशिश करें कि उस क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है वो 30% ऑफ द लिमिट से ज्यादा ना करें। मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए की है तो 30,000 से ज्यादा उसको यूज ना करें। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। एक साथ बहुत सारे लोन्स के लिए या बहुत सारे जगह पर लोन्स के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इसका मतलब लगता है कि ये आदमी को पैसे की प्रॉब्लम है, जो अगेन आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करती है। मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर कितना जा सकता है? 900 यानी एक रेंज है। क्रेडिट स्कोर इज अ 3 डिजिट नंबर जो रेंज करता है 300 से 900 के बीच में। अगर आपका 800 प्लस का क्रेडिट स्कोर है तो आपको बेस्ट ऑफर्स मिल सकते हैं बैंक्स और एनबीएफसी के थ्रू, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके जो चार्जेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये एक रूल मैंने आपको बता दिया। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो है 24-10। 24-10। हाँ, तो 24-10 रूल ये कहता है कि आप अगर कार खरीदते हो तो कम से कम 20% का आप डाउन पेमेंट करें, ठीक है, दैट इज 24 का मतलब ये है कि कार की जो लोन का जो टेन्योर है वो तकरीबन 4 साल रहना चाहिए, कोशिश करो कि इससे ज्यादा ना रहे, ठीक है। और नंबर 3 कि आपकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी, उसके 10% से ज्यादा ईएमआई ना हो कार की ईएमआई। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगेन कि अगर आपकी इनकम लाख रुपए है तो 10,000 से ज्यादा कि आपकी कार की ईएमआई ना हो, क्योंकि आपने होम लोन भी लेना है,
बाकी चीजें भी लेनी है, तो क्लब करके वो 40% रूल आ जाता है कि 40-45% ही रहना इसके चाहिए। पास मकान खुद का हो तो नहीं, अगर मकान खुद का है तो भी आई वुड से, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो रूल काम करता है वो है 50-30-20 रूल, और ये सबसे कॉमन रूल है, ये सबको पता होता है कि अगर आपके 100 रुपए की इनकम है तो उसमें से 50% आप अपनी नीड्स को देते। मान लीजिए लाख रुपए की इनकम है, 50,000 रुपए आपके नीड्स में चली गई, घर के खर्चे चले गए, रेंट चला गया, बिजली का बिल चला गया। 30% जो होती है वो आपकी वांट्स के लिए होती है, और जो 20% होती है वो आपकी सेविंग के लिए होती है, इमरजेंसी सेविंग के लिए, कि यार ये मेरे को म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, एफडी में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, जिससे कि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सके। तो जो 30% है वो आपकी वांट्स है, उसके अंदर आप ये मान लीजिए कि आपकी ईएमआईज आती हैं और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स आते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है रिटायरमेंट, क्योंकि हर कोई कहता है कि सर मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूं, रिटायरमेंट के लिए मैं क्या करूं कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊं, कब रिटायरमेंट, मैं अपने आप को कब रिटायर घोषित कर दूं। तो उसके लिए 25x रूल है, 25x रूल। ये 25x रूल ये कहता है कि आपके साल के जितने भी खर्चे हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति के आपके साल के 10 लाख रुपए के खर्चे हैं, तो 10 लाख इंटू 25, इतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, 2.5 करोड़ रुपए। कि भाई 2.5 करोड़ रुपए अगर आज आपके सेविंग अकाउंट में है, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, सेविंग अकाउंट के अंदर है, क्योंकि वो लिक्विड आपको चाहिए, हर महीने आपको उसमें से पैसा निकालना है ना, तो माना ही जाता है कि 2.5 करोड़ के ऊपर आपको अगर 4%, 3.5-4% पे ब्याज मिलेगा, तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा साल का, जिससे आप अपने खर्चे निकाल सकते हैं और आपका कॉर्पस बना रहेगा। तो इतना पैसा आपको अपने अकाउंट में चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपके खर्चे कितने हैं। अगर आप 50 साल के आसपास रिटायर होने का सोच रहे हैं, हम मान लेते हैं किसी का खर्चा 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए महीना है, एवरेज हाँ ठीक है, तो 12 लाख रुपए हो गया ये, साल के 12 लाख, तो 12 लाख इंटू 25 कर दीजिए आप, अराउंड 3 CR। तो 3 CR अगर उसके सेविंग अकाउंट के अंदर ये पैसा पड़ा है, स्पेयर पैसा पड़ा है, तो वो रिटायर हो सकता है, क्योंकि 3 करोड़ के ऊपर उसको साल का 12 लाख रुपए का ब्याज मिल जाएगा, जिससे वो अपने खर्चे निकाल सकता है और उसका कॉर्पस यूं का यूं बना रहेगा। 3 करोड़ वाले के इस लाख रुपए महीना खर्च निकालो तो 3 करोड़ रुपए अपनी बैंक में होना चाहिए। 3 करोड़ रुपए बैंक में होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि साहब मेरे पास 3 लाख रुपए की वेल्थ है, मेरा घर मिला लो, मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मान लो, आपके पास में आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ये पैसा होना चाहिए। तो 3 करोड़ रुपए आएगा कहां से? लाख रुपए जो कमा रहा है बेचारा, 50% का रूल आपने एक दे दिया। उसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम छोटी एज के अंदर से ही सेविंग करना शुरू करें। जनरली क्या होता है कि इंसान सेविंग नहीं करता, और जिस वजह से उसकी वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। अगर आप 10,000, 15,000, 20,000 महीना दर महीना अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है, अगर आज की डेट में देखिए, इसका भी एक रूल है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि सर पहले एक बात बताओ, हाँ जी, इतने सारे रूल अप्लाई करूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा? है ना, तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, इस मैथमेटिक्स को आप समझ सकते हैं जी। कि जो भी आपको लगता है कि ये इस रेट से मुझे रिटर्न मिलेगा, 9%, 10%, 12%, 15%, 72 को आप उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, मान लीजिए आपको 12% का ब्याज मिल रहा है अपनी रकम के ऊपर, तो 72 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 6। तो मतलब 6 साल में जो भी आप पैसा डालेंगे वो डबल हो जाएगा। That's true, sir. Done, sir, done. It's really quite amazing with you guys. आप दोनों के साथ बड़ा मजा आया मुझे आज समझ के फाइनेंशियल लिटरेसी, और आप सबको भी उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि कैसे अपने फाइनेंस को, बजट को मैनेज करना। ये बजट आ रहा है 31 तारीख का, महाराज अपनी चीज़ों को बैलेंस करो, नहीं तो अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप खुद करो, नहीं कर सकते हो तो मनीवर्स वालों से कराओ, और समझो कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ और बेटर कर सकते हो, राइट? सो थैंक यू आशीष भाई टू बीइंग हियर टू गाइड अस। थैंक यू रिद्धि मैम। राधे राधे। राधे राधे।